नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नौकरी के नाम लाखों की ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से करते थे धोखाधड़ी। कचनारा समीप स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर भक्तों की बड़ी भीड़, हजारों की संख्या में भक्त हुए शामिल। आइए रुक करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मंदसौर जिला प्रेस क्लब सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार पांडे प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में सम्मिलित हुए व लोक अदालत की अवधारणा पर चर्चा की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांडे ने कहा कि 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। न्यायालयीन प्रक्रिया के सिद्धांतों के अनुसार 100 दोषी छूट जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसमें लोक अदालत काफी कारगर साबित होता है। 11 सितंबर को आयोजित लोक अदालत में भूमि विवाद, आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद, कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन, क्लेम प्रकरण, चेक बाउंस सहित कई मामलों का निपटारा किया जाएगा। इसके लिए 27 खंडपीठ बनाई गई है, जिसमें करीब 4,500 मामले रखे जाएंगे। इसके अलावा भी 3 से 4,000 मामले लोक अदालत में लाए जाने का लक्ष्य है। इसके लिए पुलिस और अन्य विभाग भी काम कर रहे हैं। पांडे ने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे मोहम्मद रईस खान भी उपस्थित थे। मंदसौर जिला प्रेस क्लब द्वारा इसी अवसर पर स्थानांतरित कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी सिद्धार्थ चौधरी का विदाई समारोह भी किया गया। प्रधान न्यायाधीश पांडे ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कठिनाइयों के दौर में काफी कुशलतापूर्वक कार्य किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि 2 साल 3 माह के कार्यकाल में मंदसौर की मीडिया से काफी अच्छे संबंध रहे। कई कमियों को मीडिया साथियों द्वारा संज्ञान में लाया गया। उसी का परिणाम है कि बाढ़ और कोरोना जैसी आपदा का प्रशासन ने डटकर सामना किया। पर्यटन का क्षेत्र हो या आर्थिक परिवर्तन, मीडिया ने सक्रिय भूमिका निभाई। मंदसौर की मीडिया जागरूक है। मैंने भी मीडिया के सांचे में ढलकर काम करने की कोशिश की। कई योजनाओं में मीडिया के सहयोग से हमारा जिला सबसे अव्वल रहा। मंदसौर मेरे लिए पहला जिला था जहां के किस्से और काम मेरे लिए पूंजी है। यहां कार्यकाल मुझे जीवन भर याद रहेगा। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने विदाई समारोह के अवसर पर कहा कि विधिक, प्रशासकीय और पुलिस का अच्छा सामंजस्य कार्यकाल में स्थापित रहा। कलेक्टर मनोज पुष्प का भी काफी सहयोग मिला। पुलिस की छवि हमेशा नकारात्मक होती है, लेकिन उसके अच्छे कामों का मंदसौर की मीडिया ने जनता तक पहुंचाया, जिससे जनता के बीच पुलिस की छवि भी अच्छी हुई। मीडिया का हर काम में आकलन सटीक रहा। नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही हैं। जैसे जैसे देश और समाज विकसित हो रहा है, वैसे वैसे लिटिगेशन भी बढ़ रहे हैं और जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए लिटिगेशन बढ़ता जा रहा है। और जैसी हमारी न्याय प्रणाली है, प्रक्रिया है कि भाई जैसे कहा जाता है कि भाई 100 निर्दोष भले ही छूट जाएँ, 100 दोषी जो है भले छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष न फंसे। इस प्रक्रिया का पालन करने में काफ़ी जूझना पड़ता है। लिटिगेशन जो है बहुत लंबे समय तक चलता है। उसमें ये जो अल्टरनेटिव मेजर है, ये काफ़ी कारगर साबित हुआ है कि जो जीवन की। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने गुरुवार को जिला अस्पताल पहुंचकर निरीक्षण किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू से निपटने और मरीजों को उपचार संबंधी उचित दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर गौतम सिंह जिले की कमान संभालने के बाद पहली बार गुरुवार दोपहर जिला अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने पूरे अस्पताल भवन को देखा और यहां की स्थितियों का जायजा लिया। कलेक्टर गौतम सिंह ने सीएमएचओ सहित स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ डेंगू सहित अन्य बीमारियों से निपटने संबंधी चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों की बेहद कमी है, जिसे दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही कहा कि अस्पताल भवन काफी पुराना है। इन दिनों यहां मरीजों का काफी दबाव है। मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल परिसर में अस्थायी ओपीडी बनाई जाएगी, जो कि सोमवार तक बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही डेंगू के रोकथाम के लिए रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। 1 माह तक ये दबाव रहने वाला है। बारिश के बाद मरीजों की संख्या में भी कमी आएगी। तब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर में मुस्तैदी के साथ कार्य किए जाएंगे। वहीं शहर व नगरों में नगर परिषद की टीम द्वारा सफाई व दवाई छिड़काव का कार्य सतत किया जा रहा है। जो जिला अस्पताल में आज जो है मेरी जो सिविल सर्जन है डॉक्टर शर्मा, उनसे बहुत विस्तार से चर्चा हो गई है। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये बीमारियों का समय है, तो नेचुरली यहाँ बहुत अधिक प्रेशर है और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, स्पेस की कमी है। और डॉक्टर साहब ने मुझे ये भी बताया कि बहुत सारे जो चिकित्सा अधिकारियों के पद हैं वो भी रिक्त हैं। तो जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने डॉक्टर्स नहीं हैं और उतना स्पेस नहीं है।
तो जो गवर्नमेंट की दूसरी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं, और आज ये भी बातचीत में समझ में आया कि ये दबाव जो है अगले 1 महीने तक रहेगा और उसके बाद जो है बीमारी कम होने लगेगी, और डेंगू के भी काफ़ी केसेस आ रहे हैं। तो हमने तय किया है कि ओपीडी के लिए हम अलग से एक शेड बना लें, जिससे पेशेंट्स को भी सुविधा हो जाए और डॉक्टर को भी बैठ के पेशेंट देखने की सुविधा हो जाए। तो मंडे तक हम एक टेम्परेरी शेड हॉस्पिटल कैंपस में बना लेंगे, जहाँ ओपीडी वगैरह का काम होगा, तो उससे मरीजों को बहुत राहत हो जाएगी। जो ऐसा लगता है ना बहुत भीड़ है, बहुत वो है। और जो दूसरे काम में कुछ डॉक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, स्पेशली जैसे कोविड के केसेस हमारे यहाँ बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी सैम्पलिंग और दूसरी तरह की चीज़ों में भी हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है। तो उस संबंध में भोपाल बातचीत करूँगा, और थोड़े समय के लिए जब तक बीमारी का दबाव है, यहाँ कुछ लोग और हम लाने की कोशिश करेंगे, तो स्थिति संभालने की। स्टाफ की बहुत अधिक कमी है। अगर डॉक्टर साहब से आप पूछोगे तो जितने लोगों की ज़रूरत है उसके आधे लोग भी नहीं हैं। तो लेकिन अभी जितना स्टाफ है उसके साथ स्टाफ, बिल्डिंग, ये सब बड़े जैसे होता है ना कि ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिसमें हमको कार्रवाई करनी होगी, वो अलग से लिखा पढ़ी करूँगा। लेकिन अगले 30 दिन की व्यवस्था हम ऐसे कर रहे हैं। इसके अलावा CMHO साहब और जो डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हैं, CMO SDM साहब, इनके साथ हम लोग डेंगू के रोकथाम के लिए भी बैठे थे। तो नए सिरे से हम कार्य योजना बना रहे हैं। जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स हैं डेंगू के, वो हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, तो वहाँ के लिए अलग रणनीति, और जहाँ पेशेंट्स कम हैं वहाँ के लिए अलग रणनीति बना रहे हैं। तो आज से ही कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। दूसरा जो फॉगिंग मशीन वगैरह है, वो सब नगर पालिका का या हेल्थ का, जिसमें मैक्सिमम, और भोपाल से भी कुछ विशेषज्ञ आए हुए हैं, तो उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो पूरी कार्य योजना बनाएं, और जहाँ ज़रूरत होगी हम रेवेन्यू के या दूसरे विभाग के लोगों को भी लगाएं। मंदसौर के सिटी कोतवाली पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करने वाली गैंग को पकड़ा है। आरोपियों द्वारा अपने आप को बड़ा राजनीतिक रसूख रखने की बात कहकर रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जाती थी। आरोपियों में रतलाम के कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम भी शामिल है, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों से अब और किन किन लोगों से इन आरोपियों द्वारा धोखाधड़ी की गई है, इसकी जाँच करने में लगी है। रेलवे विभाग में भर्ती कराने के नाम पर कुछ लोगों से रुपयों की ठगी की गई थी। जो एक आवेदन पत्र दिया गया था यशवंत माली के द्वारा, उस आवेदन पत्र पर एक मामला 420, 467, 68, 71 का दर्ज किया गया है, जिसमें प्रारंभिक तौर पे मदन माली नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके मेमोरेंडम पर बालूदास बैरागी, जो हरियाखेड़ा जावरा के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने मिलकर कुछ लोगों को ठगा था, जिनमें से एक फरियादी हमारे पास आया था, और रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर उससे कुछ रुपए ले लिए गए थे। अभी मामला विवेचना में है। आगे जैसे तथ्य प्राप्त होंगे वैसी विवेचना की जा रही है। तेजाजी महाराज की ध्वज यात्रा हंडिया तेजाजी मंदिर नेमावर मध्य प्रदेश से खरनाल तक दिनांक 7 दिसंबर से शुरू होकर 11 सितंबर को खरनाल पहुंचेगी। यात्रा का रूट व रात्रि विश्राम उज्जैन, मंदसौर, गोविंदपुरा, गेमलियावास व खरनाल नोट गोविंदपुर गांव में रहेगा। रात्रि विश्राम में प्रसिद्ध गायक कलाकार टीम गजेंद्र अजमेरा द्वारा विशाल तेजाजी भजन संध्या भी की जाएगी। इसी को लेकर मंदसौर में राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना द्वारा ध्वजा यात्रा निकाली गई। शिक्षा के संत स्वामी केशवानंद गंगादास संत गंगादास जिन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, रुस्तम हिंद दारा सिंह, तो किलोमीटर लंबी ध्वज यात्रा रहेगी मध्य प्रदेश से राजस्थान तक। सब मध्य प्रदेश के तेजाजी भक्त यही चाहते हैं मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान की भूमि तक तेजाजी महाराज का जयकारा गूंजे और आने वाली युवा पीढ़ी उनके मार्गदर्शन पर चले, तेजाजी महाराज के कर्तव्य वचनों का पालन करे। यही उद्देश्य लेकर हम हर साल ध्वज यात्रा का आयोजन करते हैं। हमारे तेजाजी महाराज लोक देवता हैं और उनकी अच्छाइयों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हम इस ध्वज यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने गौ रक्षा के लिए और एक बहन की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए और वो वचन के पक्के थे, इसीलिए उनके आगे सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज लगा है। क्योंकि उन्होंने नाग देवता को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन की गाय ला दूँ, उसके बाद मैं बांबी पर आऊँगा, तब आप मुझे डस लेना। और जब वो आए तो नाग देवता ने कहा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरे शरीर में घाव ही घाव है, इसलिए मैंने तुझे माफ़ किया, मैं तुझे नहीं डसूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सूरा मर्द है,
अपनी बात का पक्का है, वचन प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। तो उन्होंने कहा मेरी जीभ पर कोई घाव नहीं है, आप मुझे जीभ पे डस सकते हैं। तब नाग देवता ने जीभ पे डसा और उसी दिन नाग देवता ने वरदान दिया कि आज के बाद जब भी कालिया काटेगा और तेरे नाम की तांती बांध देंगे तो उसका जहर नहीं चढ़ेगा। और कई उनकी गाथाएं हैं जो किसानी को लेकर किसान को प्रेरित करती हैं, उन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम। और उन्होंने समाज के लिए क्या दिशा दी और कैसे हमें गौ रक्षा और बहनों की रक्षा करनी है, इस भारत माता के साथ साथ ये उन्होंने एक संदेश दिया है। मंदसौर जिले के नवागत कलेक्टर गौतम सिंह ने बुधवार को मंदसौर पहुंचकर पदभार करने के पश्चात कहा कि मंदसौर की आवश्यकता के अनुसार प्राथमिकता तय होंगी, जो बेहतर हो सकेगा वो करने का प्रयास करेंगे। बुधवार शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर कलेक्टर गौतम सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, सर्वपितृ अमावस्या, नवरात्रि पर्व, दशहरा, मिलाद उन नबी, महर्षि वाल्मीकि जयंती पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर को निर्देश देते हुए कहा गया कि पीओपी की मूर्तियां बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति पीओपी की मूर्तियां बेचता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करे तथा कार्रवाई से अवगत कराए। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट, गलत खबरें, भ्रामक खबर सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम पर प्रेषित न करे। प्रेषित करने पर शासकीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा, एडिशनल एसपी सहित शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। यहाँ पर आज उपस्थित थे, उनसे सहयोग की अपील की गई। जो परंपरागत स्थल हैं जहाँ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित होती हैं, उन्हीं परंपरागत स्थलों पे इस वर्ष भी भगवान की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य शासन द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उससे आज शांति समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया और उनसे जो है उन प्रतिबंधों के साथ त्यौहार जो है धूमधाम से मनाए जाने की अपेक्षा की गई। शांति समिति के सदस्यों द्वारा पीओपी की मूर्तियों को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई, जिसमें कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा त्यौहार के दौरान हर पंडाल में जो आयोजक हैं उनके लोग रात में भी रुके, ये इंश्योर करने के लिए कहा गया है। जो नगर की साफ़ सफाई त्यौहार के दौरान बेहतर हो, विद्युत व्यवस्था बेहतर हो, बिजली के तार कहीं झूलते न दिखें। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल हैं उनके आने जाने के रास्ते ठीक ठाक हों। जहाँ सड़कों में मरम्मत की आवश्यकता हो उसको मरम्मत किए जाने के संबंध में भी निर्देश हम जारी कर रहे हैं। और साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि ये पूरे त्यौहार के दौरान अगर कोई जानबूझ के किसी तरह से कोई किसी गलत गतिविधि में अगर जो है लिप्त पाया गया तो हम उसकी शक्ल या उसके पद या उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं रखेंगे और जो मैक्सिमम कड़ी कार्रवाई हो सकती है शांति बनाए रखने के लिए वो हम इंश्योर करेंगे। तो शांति समिति के सदस्यों से अवगत से ये भी अनुरोध किया गया कि वो इस चीज़ का थोड़ा सा अवेयरनेस भी फैलाएं और जैसे मंदसौर में हर साल बहुत शांतिपूर्ण और धूमधाम से त्यौहार मनाया जाता है वैसे ही त्यौहार मनाया जाए। पिपलिया मंडी रेल सुविधा विस्तार समिति ने स्थानीय स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन देकर रेल सुविधा कोरोना काल पूर्वानुसार चलाने की मांग की है। रेल सुविधा विस्तार समिति सदस्यों व नागरिकों ने रेल प्रबंधन रतलाम के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि पिपलिया नगर की 20,000 आबादी के अलावा मनासा, रामपुरा, गांधी सागर, नारायणगढ़, झाड़ा सहित राजस्थान प्रतापगढ़ जिले के गांव के कई नागरिक स्थानीय स्टेशन से ही रेल की यात्रा करते हैं। कोरोना काल से पूर्व जो सुविधाएं पिपलिया मंडी स्टेशन पर उपलब्ध थी वह रेलवे द्वारा बहाल नहीं की गई है। यहाँ पूर्व में भोपाल जयपुर, भोपाल इंदौर, उदयपुर इंदौर ट्रेनों का ठहराव हुआ करता था, जिसे बहाल किया जाना बहुत आवश्यक है। रतलाम यमुना ब्रिज, रतलाम उदयपुर तथा डेमो ट्रेन का एक और रूट पुनः प्रारंभ किया जाए। प्लेटफॉर्म टिकट पूर्वानुसार 10 रुपये ही रखा जाए। पूर्व में जिन गाड़ियों का किराया सामान्य लिया जाता था उससे जयपुर, भोपाल और इंदौर, उदयपुर का स्टॉपेज होना आपकी आवश्यकता है और जो भी ट्रेनें बंद है इनका भी विस्तार किया जाए। उदयपुर को भी चालू की जाए, रतलाम जो आगरा फोर्ट है उससे भी चालू की जाए। यही है कि इधर भोपाल उज्जैन जा नहीं पा रहा है, कोई ट्रेनें है ही नहीं। बसों का किराया इतना वो हो गया है कि छोटा आम नागरिक इस बात को झेल नहीं पाता है। क्या हम पेंशनरों को भी बड़ी उसमें वो हो रही है। और तो यही कहना सभी ट्रेनों का यहाँ स्टॉप होना चाहिए और पिपलिया के लिए बहुत ही वो रहेगा जो स्टॉप यहाँ हो जाएगा। तो समिति के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जो सुविधाएं पूर्व में मिल रही थी रेलवे द्वारा वो कोरोना के कारण बंद कर दी गई है। उनको बहाल करने के लिए हमने ये
ज्ञापन दिया है यहाँ पर। और पहले भोपाल जयपुर, इसके साथ ही इंदौर उदयपुर दोनों रात्रिकालीन गाड़ियों का ठहराव था, उन्हें समाप्त कर दिया गया है। साथ ही जो गाड़ियाँ बंद कर रखी है, यमुना ब्रिज, रतलाम यमुना ब्रिज, इसके अलावा रतलाम उदयपुर, या एक और डेमो हमारा जो लोकल गाड़ी थी वो भी बंद कर रखी है। इन गाड़ियों का वापस चालू करने के साथ ही यहाँ पे ठहराव दिया जाए और ये टिकट की जो बुकिंग की जो अग्रिम बुकिंग की जो है व्यवस्था वो बंद करके तुरंत टिकट लेकर यात्रा करने की सुविधा वापस चालू की जाए। रिजर्वेशन वाली व्यवस्था कर दी है, इससे ज़्यादा किराया लग रहा है और यात्रियों को अनावश्यक भार महसूस हो रहा है। देखिएगा, रेल सुविधा विस्तार समिति रेल सुविधा में विस्तार को लेकर के और अन्य समस्याओं को लेकर के लगातार विगत 8 साल से प्रयासरत है और उसमें हमें कई प्रकार की सफलता भी मिली है। जैसे जब प्लेटफार्म की लंबाई बहुत कम थी और यात्रियों को उतरने चढ़ने में काफ़ी असुविधा हो रही थी, तो रेल सुविधा विस्तार समिति ने उसकी पुरजोर लड़ाई लड़ी और उसको प्लेटफार्म को बढ़वाया। ऐसा ही प्लेटफार्म 1 से 2 पर आने जाने के लिए भी काफ़ी असुविधा हो रही थी, तो हमारी कई वर्षों से मांग चल रही थी क्या फुट ओवरब्रिज होना चाहिए, तो उसमें भी हमें सफलता मिली। और एक सबसे बड़ा जो था वो रेलवे ओवरब्रिज का था गेट 141 पर, तो उसके लिए भी लगातार रेल सुविधा विस्तार समिति के सदस्यों, नगर के गणमान्य नागरिकों ने लगातार आंदोलनों के माध्यम से रेलवे विभाग को जगाया और केंद्र की मोदी सरकार को जगा करके, और आज ये यहाँ पर आपका रेलवे का ओवरब्रिज जो है वो निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से आज यहाँ पर हम रेल सुविधा विस्तार समिति और सभी गणमान्य नागरिकों ने यहाँ पर एक ज्ञापन माननीय DRM महोदय के नाम दिया है, रेल अधीक्षक को, स्टेशन अधीक्षक को, और उसमें हमने मांग करी है कि जो गाड़ियाँ कोरोना काल से पूर्व में चलती थी और जिनके ठहराव यहाँ थे, जैसे जयपुर, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, ऐसी कई ट्रेनें जिनके ठहराव यहाँ थे, लेकिन कोरोना काल के बाद में उनके ठहराव यहाँ बंद कर दिए गए। हमारी दूसरी मांग ये है कि डेमू, जो गरीब और मध्यम वर्गीयों के लिए विशेष ट्रेन है, उसका संचालन तत्काल प्रारंभ किया जाए। प्लेटफार्म टिकट जो पहले 10 रुपये में मिलता था, आज वो 50 रुपये वसूले जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण हमारे यात्रियों का हो रहा है। उसमें हमने मांग करी है कि पूर्ववत 10 रुपये यहाँ पर प्लेटफार्म टिकट का रखा जाए। और देहरादून एक्सप्रेस जो निश्चित रूप से इस रूट पर चलने वाली है, तो हमने ठहराव की पिपलिया मंडी में मांग करी है, क्योंकि यहाँ एक व्यापारिक मंडी है और आसपास 20,000 की नगर की आबादी और आसपास गांधी सागर, रामपुरा, कुकड़ेश्वर, मनासा, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, ये सारे क्षेत्र बड़े कस्बे यहीं से यात्रा करते हैं। तो इसलिए ये हमारी मांग है DRM साहब से कि इस देहरादून एक्सप्रेस का अगर मार्ग परिवर्तित होता और इधर से चलती है तो उसका भी यहाँ पर ठहराव दिया जाए। अभी तो नाम मात्र की ट्रेनें यहाँ पर चल रही है और उनका भी स्टॉपेज यहाँ पर नहीं है, लेकिन रेल सुविधा विस्तार समिति लगातार प्रयास कर रही है और अगर रेलवे बात को, हमारी मांगों को जनहित में अगर नहीं मांगता है तो हम निश्चित रूप से आंदोलन को भी बाध्य होंगे। रूनीजा मारवाड़ के बाद अब बाबा रामदेव जी का मल्हारगढ़ में अति प्राचीन मंदिर है, जिनके दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भादवा महीने में आते हैं। भादवा सूदी बीच को बाबा रामदेव जी का अवतरण दिवस पर प्रतिवर्ष मल्हारगढ़ में 3 दिवसीय आयोजन होते हैं, जिनमें कवि सम्मेलन, भजन संध्या, अखाड़ा सहित अन्य आयोजन किए जाते हैं। कोरोना काल में ये 3 दिवसीय आयोजनों को निरस्त किया गया है। आज भादवा बीच पर श्रद्धालुओं द्वारा बाबा रामदेव जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बाबा रामदेव जी मंदिर मल्हारगढ़ में करीब 550 साल पुराना है। यहाँ बाबा रामदेव जी के परम भक्त लुंजी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। मंदिर परिसर में एक कुइया भी है, जिससे वर्ष भर खारा पानी रहता है। सिर्फ भादवा की एकम, बीज और 30 को पानी मीठा हो जाता है। ऐसा ही कई चमत्कार यहाँ होते हैं। आज भादवा बीच पर बाबा रामदेव जी दर्शन कर श्रद्धालुओं ने नगर में सुख समृद्धि की कामना की। भगवान नहीं है तो तू बता कर आध्यात्मिक चिकित्सा का केंद्र व मालवा के रामदेवरा नाम से सुप्रसिद्ध चमत्कारी बाबा रामदेव मंदिर कचनारा, जो कि डिगांव कयामपुर मार्ग पर कचनारा व शक्करखेड़ी के मध्य एक टेकरी पर स्थित है।
यहाँ प्रतिवर्ष भादवा सूदी बीच पर बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। लेकिन गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोरोना के चलते मेले को पूर्व में ही स्थगित कर दिया गया था। लेकिन जन आस्था के चलते गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बाबा के दर्शन करने पहुंचे। बता दें कि प्रातःकाल से ही दर्शन से श्रद्धालुओं की आवाजाही प्रारंभ हो गई थी। धीरे धीरे करते हुए श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ने लगी। गांव के युवाओं ने श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मोर्चा संभाला व श्रद्धालुओं को दर्शन कराए। आगामी त्योहार को देखते हुए आज गांव बूढ़ा में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें मल्हारगढ़ एसडीएम रोशनी पाटीदार, मल्हारगढ़ एसडीओपी त्रिलोक चंद पवार, नायब तहसीलदार मनोज शर्मा, थाना प्रभारी अवनीश श्रीवास्तव ने बैठक को संबोधित किया और आने वाले त्योहारों पर डीजे और चल समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही शासन की गाइडलाइन के अनुसार पंडाल बनाया जाए और मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, उसकी पूरी व्यवस्था करना। ग्राम विसर्जन जुलूस में 10 व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहेंगे। विसर्जन प्रशासन की उपस्थिति में होगा। शांति समिति की बैठक में बूढ़ा चौकी प्रभारी गौरव लाड़, चौकी स्टाफ सहित नगर के धर्मगुरु और वरिष्ठ जन उपस्थित थे। मंदसौर में शाही सवारी निकली क्या? देखो किंतु परंतु करने जाएंगे तो बहुत है डिबेट, ये खत्म होने वाला नहीं है। क्या ये हमें कि हमको फायदा इससे कुछ? क्या आपको इससे पहले कभी किसी प्रशासन ने रोका था? क्या दिक्कत है? इसलिए शासन भी चिंतित है और हम भी चिंतित है। खुदा न खास्ता किसी के परिवार से कोई चला गया ना, क्योंकि मूवमेंट बढ़ेगा अचानक से। ये जो त्योहार आएंगे अचानक मूवमेंट बढ़ेगा और अचानक कोरोना फिर से आएगा, उसको रोकने। आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा 1 सितंबर 2021 को एक प्रतिबंधात्मक आदेश धारा 144 सीआरसीसी के तहत पारित किया गया है, जिसमें चल समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित है और विसर्जन हेतु 10 ही व्यक्तियों को परमिशन दिया गया है। इसी संबंध में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है और इसी संबंध में दिशा निर्देश दिए। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। गुरुवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच जिला चिकित्सालय स्थित पोस्टमार्टम रूम में लगा फ्रीजर करीब 1-1.5 माह से खराब पड़ा है। इस कारण लंबे समय तक शवों को रखने पर शवों से बदबू आने लगती है। इस स्थिति में शवों को देखकर परिजन भी नाराजगी व्यक्त करते हैं। पोस्टमार्टम रूम पर सेवाएं दे रहे बाबूलाल ने बताया कि इस संबंध में सिविल सर्जन व अन्य जिम्मेदारों को लिखित में अवगत करवाया, मगर अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। जब परिजनों को फ्रीजर खराब होने की बात कही जाती है तो वे हम पर ही नाराज होते हैं, इसलिए जल्द से जल्द फ्रीजर सुधारा जाए। ये महीना 1.5 महीने से ये बंद है, एसी चल रही है, परंतु इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया। मिस्त्री को बुलाया था तो उसने बोला कि कंप्रेसर ख़राब है, तो उसके बाद में रावत साहब को बताया था, तो रावत साहब का ट्रांसफ़र हो गया। तो उसके बाद में मैंने आवेदन भी लिख के सिविल सर्जन में दे दिया, तो भी आज दिन तक उसकी कोई सुनवाई है ही नहीं। और इसमें बॉडी आ जाती तो 5 भी आ जाती तो 2 भी आ जाती, न कभी नहीं भी आती है। तो उसमें क्या है कि ये कूलिंग नहीं कर रहा, ठंडा नहीं कर रहा है, इसलिए वो बाडी से सड़ जाती है। उसके बाद में जो भी बाडी वाले आते हैं और रात को मेरे को रात दिन फ़ोन लगा के बोलते हैं कि यहाँ आओ यार, इसमें हमारी बाडी रखना है। तो फ्रीजर मैंने बोला ख़राब है, तो वो भी मैं मेरे से धांधू करने लग जाते हैं और झगड़ा भी करने लग जाते हैं कि यार कि ये लगा है तो किस काम के लिए लगा। ये रेड क्रॉस का लगा हुआ था, इस कारण से मेरी नाइट की ड्यूटी है ब्लड बैंक में, इस कारण से मैं इसको देखता हूँ और मेरे को कोई पैसा ऐसा कोई नहीं देता है, फ्री सेवा कर रहा हूँ मैं। तो कुछ नहीं बोला उनने। मैंने आवेदन वहाँ सिविल ऑफिस में गया था तो बोला कि आवेदन लिखा के लाना, तो आवेदन लिख के भी दे दिया, परंतु आज दिन तक किसने कुछ नहीं बोला कि ठीक करना या नहीं करना। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।